नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज का नेताजी का चश्मा अध्याय जो डॉक्टर स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ है वो लेके प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम हम उनका थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई करी है और औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, यानी ये लंबे समय तक राजस्थान में रहे हैं। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद यानी इन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया है और वे भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इस वक्त वो वसुधा पत्रिका के संपादक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। 8वें दशक यानी 1980 के आसपास का जो दशक था उसमें उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। यानी समकालीन कहानी में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिला के इनके 13 कहानी संग्रह 13 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, संधान, ये उल्लेखनीय है। बीच में विनय और ईंधन ये उनके उपन्यास जो चर्चित रहे हैं और उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। अब हर कहानीकार और हर लेखक का अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें वो विशेषतः लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्वयं प्रकाश जी की, तो ये मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे, मध्य वर्गीय जीवन यानी मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास भारत में देखें या दुनिया के कहीं पे देखें तो ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा परेशान, पीड़ित और इनकी अपनी समस्याओं का जो है वो सबसे ज़्यादा विशाल फलक है। और पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज़ यानी मध्य वर्गीय जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो संख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस दृष्टि से इन्होंने कुशलता के साथ इनका मध्य वर्गीय जीवन के ये कुशल चितेरे माने जाते हैं। बहुत ही कुशलता के साथ इन्होंने स्वयं प्रकाश जी ने इनके जीवन को अंकित किया है। और कहानियों में जो है इनके वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना यानी वर्गों के बीच का जो भेदभाव है, जो खाई है, इस शोषण के विरुद्ध उन्होंने चेतना जागृत की है। ऊंच नीच, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, यानी सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पे हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। यानी उन्होंने इसका विरोध किया है कि जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव जातियों में, संप्रदायों में होना नहीं चाहिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे, तो इस प्रकार का भेदभाव जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। रोचक किस्सा कोई यानी ये बात को कहने का इनका एक तरीका जो है वो एक उम्दा तरीका है, जिससे इनकी कहानियाँ जो है वो हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक परंपरा मतलब बोल के अगर इस कहानी को सुनाया जाए, समझाया जाए तो समझने वाला, सुनने वाला और जिसको बताया जा रहा है उसको बहुत आसानी से वो चीज़ स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ जो नेताजी का चश्मा शीर्षक से इन्होंने जो लिखा है उस कहानी का संक्षिप्त में सार जो है यहाँ पे लेखक ने बताया है कि चारों ओर से सीमाओं से घिरे भूभाग को ही देश नहीं कहा जाता है। यानी देश का की जो अगर परिभाषा, देश का अगर माना जाए कि देश का मापदंड क्या है, तो देश की जो परिभाषा है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें ये पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बसे हुए लोग हैं वो ही देश हैं। यानी देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, इन सब से मिलके, यानी उस देश के अंदर रहने वाली हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर तत्व जो है वो महत्वपूर्ण है। चाहे वो नागरिक हो, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, पशु पक्षी हो, इन सब से सबकी भूमिका और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देश इनसे बनता है और इन सभी से प्रेम करना देशभक्ति है। देशभक्ति की परिभाषा केवल इतनी नहीं है कि आप सीमा पे युद्ध लड़ रहे हो, वही देशभक्ति नहीं है। जैसे तात्कालीन परिस्थितियों में अगर देशभक्ति को माना जाए तो इस वक्त जैसे देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति में हम घरों में बैठे हैं पिछले 1 महीने से, तो हमारी देशभक्ति की परिभाषा ये है कि हमें सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और इस संकट की घड़ी में
हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारी देशभक्ति है। हमारे आसपास कोई गरीब है, हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, उनके भोजन की, पशु पक्षियों के लिए पानी की, दाने की, पशुओं के लिए चारे की। अगर ये हम सब कर पा रहे हैं तो लेखक के अनुसार आप देशभक्ति कर रहे हैं। यह नेताजी का चश्मा में एक कहानी है जिसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। और कहानी ये भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। यानी देश के निर्माण में सिर्फ बड़ों का ही रोल नहीं है, बच्चों की भी अपनी भूमिका है। और आजकल बहुत सारे ऐसे विज्ञापन टीवी में आते हैं जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बाहर जाने से, लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने से रोकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपनी अपनी तरीके से, और बहुत सारे बच्चों का हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो आपदा कोष बनाया गया है उसमें अपने गुल्लक के पैसे उसमें जमा करवा रहे हैं। कुछ बच्चे अपने उन पैसों से मास्क बना के लोगों को वितरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो भूमिकाएं हैं वो बच्चे अपने इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से वो सहयोग कर रहे हैं। तो लेखक का मानना है कि देशभक्ति और देश, ये दो चीज़ें जो है वो इस प्रकार से हैं कि हमें न केवल देशभक्ति के लिए सीमा पे जाके युद्ध करना ही नहीं है, हमें देशभक्ति के लिए ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम उस देशभक्ति का परिचय अपने अपने तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पे नेताजी का चश्मा कहानी प्रारंभ होती है। जैसा कि टाइटल है नेताजी का चश्मा, यानी कोई नेताजी है जिनका चश्मा है। तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि हम भारत में जो है नेताजी के नाम से एक महापुरुष को जानते हैं। आप सभी अच्छे तरह से उनसे परिचित हैं, जिनको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। तो ये उनके चश्मे को लेके यहाँ पे एक कहानी का निर्माण किया गया है, एक कथा वस्तु का निर्माण किया गया है। तो कहानी प्रारंभ होती है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और 1 नगर पालिका। यानी उसमें ये सारी जो चीज़ें थी, यानी लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा थे और नगर पालिका थी। यानी ठीक ठाक स्थिति थी कस्बे की, जिसमें नगर पालिका भी थी। जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये सब होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से कि किस शहर की जनसंख्या कितनी है। तो जो अगर नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी छाप घर बनवा दिया यानी टॉयलेट बना दिया, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी वहाँ पे एक नगर पालिका है जिसके में जिस शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगा दी जाती है। तो ये कहानी उस प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमेगी और प्रतिमा के भी एक बहुत छोटे हिस्से के बारे में है। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ये काम सौंप दिया गया और जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। यानी स्थानीय कलाकार को अवसर दिया गया है, क्योंकि शायद लेखक का मानना है कि या तो नगर पालिका की जैसे शासनावधि होती है यानी 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो समाप्त होने वाला था। तो ऐसे में उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना एक मूर्ति लगा दी जाए, यानी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को आगे बखान करने के लिए कि पुनः हम इलेक्शन में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, जनता हमसे पूछेगी कि आपने इस अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए। तो हमें बताने के लिए हमारे पास कम से कम ये तो हो कि हमने देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है वो मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे लगवा दी है। तो अब उनको शायद ये लेखक के अनुसार शायद ज्ञान नहीं रहा होगा कि मूर्ति बनाने के लिए
क्या क्या सामग्री किस किस प्रकार से, और अच्छे मूर्तिकार के बारे में उनको शायद अनुभव नहीं रहा होगा, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने स्कूल के, हाई स्कूल के इकलौते यहाँ पे कोई ड्राइंग मास्टर है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी है, उनको ये काम सौंप दिया गया इस हिदायत के साथ कि आपको ये काम महीने भर में पूरा करना है, चूँकि नगर पालिका का कार्यकाल पूरा होने वाला है। और जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, ये एक पत्थर की किस्म होती है संगमरमर। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, यानी आदम कद की मूर्ति नहीं थी। आदम कद की मूर्ति जो होती है उसमें एडी से चोटी तक का पूरा शारीरिक ढंग ढांचा उसमें दिखाया जाता है, फुल बॉडी, लेकिन ये छोटी मूर्ति थी 2 फीट की, जिसे बस्ट कहा जाता है, और बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कमसिन मतलब सुंदर। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका प्रसिद्ध डायलॉग है, ये याद आने लग जाते हैं। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते खटकती थी, और वो थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी उनको आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ कि ये क्या, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा नहीं है संगमरमर का। तो उनके चेहरे पे एक आश्चर्यचकित मुस्कुराहट फैल गई, वाह भाई ये क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। चश्मा जो था वो सामान्यतः लोग जो पहनते हैं वैसा ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था, चश्मा रियल। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिला के कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ये गौर कीजिए, ऐसे कुछ लाइनें जो है वो प्रश्नों के रूप में आ जाती है कि आशय स्पष्ट कीजिए कि महत्व मूर्ति का नहीं, रंग रूप या कद का नहीं, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी आजकल लोग देशभक्ति को किस तरह से मजाक के लहजे में लेते हैं, और इस टाइम तो इसके बहुत सारे जीवंत उदाहरण हमारे सामने हैं। आप देख सकते हो कि लॉकडाउन के दौरान लोग, जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सा डोनेशन भी दे रहे हैं, देश सेवा में आगे भी आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, डॉक्टर है, नर्सेज है, पुलिस प्रशासन है, मिलिट्री फोर्सेज है, कुछ समाज सेवी हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं। परंतु उनसे भी ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके सामने मतलब बेवजह की हरकतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये अगर वर्तमान संदर्भों में देखें तो हमें स्पष्ट हो रहा है, परंतु अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो भी हमें ये अच्छे से पता है। हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि जब देश आज़ादी के आंदोलन में था तो बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे राजे महाराजे लड़ाइयों में सम्मिलित थे, परंतु बहुत सारे नहीं भी थे जो उनकी निंदा करते थे, उनकी आलोचना करते थे, कुछ खुफिया जानकारियाँ देते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो ये जो है चीज़ें हम देखते हैं। दूसरी बात, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक यानी आश्चर्य और बढ़ गया, वाह भाई क्या आइडिया, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकता है। इन चश्मे का जो बदलाव है वो उनको बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। यानी यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि जब मूर्ति कैसे बदल रही है, यानी कि जाहिर सी बात है कि वहाँ के निवासी, वहाँ के नागरिक, उस नगर पालिका क्षेत्र के कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे। तो इसी तरह से ये क्रम चलता रहा। फिर जब वो तीसरी बार गए तो फिर देखा उन्होंने चश्मा नया। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय, दुर्दमनीय मतलब जिसका दमन नहीं किया जा सकता, आश्चर्य को नहीं रोका जा सकता, तो वो
जब उनका कौतूहल दूरदमनी हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। वह काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, यानी उसका जो फूला हुआ पेट था। पीछे घूमकर उसने पान के दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी उसने कहा कि कोई कैप्टन चश्मे वाला है, वो ये सब काम करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। यानी चश्मा चेंज करता है, यानी बदलता है। पान वाले ने उनको समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे देता है और उधर यानी उस जगह पे दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है ना, उसको दुख पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से जो उपलब्ध गिने चुने फ्रेम है उसमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है, वो मूर्ति पर से उतार के और वहाँ पे दूसरा लगा देता है और वो चश्मा उस ग्राहक को दे देता है कि भैया ये लीजिए आप। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि नेताजी का चश्मा में ये हमने शुरू के 2 पृष्ठ पढ़े हैं। बाकी का हम शेष जो अध्याय है वो आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये सारा आपको पढ़ के इसके कम से कम, क्योंकि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो बोर्ड की परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो प्रश्न अभ्यास के नहीं होते हैं। तो आपको अब तक जो हमने 2 पेज पढ़े उसमें से कोई 5 प्रश्न बनाने हैं, यानी स्वतः बनाने हैं, और उन प्रश्नों को के उत्तर भी बना के होमवर्क के अंतर्गत करने हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। कल हम फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। घर वालों को परेशान बिल्कुल मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।